तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन पढ़ाने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज अपन वो स्टार्ट करेंगे। और तो आज बैकग्राउंड मैंने ऐसा लगाया है ग्रीन वाला, तो बताना एक बार कि कैसा लग रहा है। और आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसके अंदर अपन थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी बिल्डिंग बनाने वाली चीज़ें हैं किसकी, एलिमेंट की। कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पढ़ के आए हैं अपन। तो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या जो डाल्टन ने अपन से कहा था कि एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है कि उसको ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। जो ये डाल्टन ने कहा था, क्या वो सही है? क्या सही में एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है? और अगर है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एटम को, एक एटम के दूसरे एटम से अपन को डिफर कराती है? जैसे दूसरा जो पार्टिकल है एटम का वो डिफरेंट है और अपना पार्टिकल क्या है, डिफरेंट है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऐसा डिसिमिलरिटी बताती है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सब अपन क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में अपन को दो तीन चीज़ें और पढ़नी है। एक पढ़ना है अपन को सब एटॉमिक थ्योरी। और सब एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। जो डाल्टन ने वो थ्योरी क्या की थी, रॉन्ग दी थी, तो उसको अपन आज तोड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अपन कहेंगे उसको। और वेरियस मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे मॉडल्स वो वाले मॉडल नहीं जो आते हैं अपने टीवी में, नहीं, अपन मॉडल पढ़ेंगे। जैसे जे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे मॉडल अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज अपना जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, एटम से, उसके बताता है। तो इस चैप्टर से अपन को मिलेगा क्या, इस चैप्टर से अपन को क्या पता चलेगा? तो अपन को पता चलेगा कि जो एटम है वो क्या नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। एटम क्या नहीं है, इंडिविजुअल। मतलब एटम ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ा ना जा सके। एटम को तोड़कर भी उसके अंदर क्या होते हैं, थोड़े बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो है अपन को इस चैप्टर से पता चलेगा। और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अपन अभी मॉडल्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो उससे अपन को ये सब चीज़ क्लियर होगी। और ये जो चीज़ है ये अपन को कैसे पता चली कि एटम जो है ना वो चार्ज बिहेवियर भी शो करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास करके अपन ने ये चीज़ डिफाइन की थी। तो अब देखो, अपन ने देख लिया, अपन ने देखा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे पता चला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के द्वारा पता चला। अपन ने देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी उनके पास थी, मैटर्स के पास। और मैटर किससे होते हैं, एटम से। तो फिर आया कॉन्सेप्ट अपना चार्ज इन एटम। कौन सा आया, चार्ज इन एटम। सबसे पहला टॉपिक चालू हो रहा है चार्ज इन एटम। उसमें क्या देखा, कुछ साइंटिस्टों ने देखा, ये एटम की थ्योरी देने के बाद में, डाल्टन के बाद में, उन साइंटिस्टों ने देखा कि जब भी वो दो मैटर्स को, दो अलग अलग मैटर को, अलग अलग चीज़ों को रब करते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो कैच कर रहे हैं, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बलून, और बलून को अपन जब सूखे वालों में रब करते हैं और फिर उसको दीवार पे चिपकाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दीवार से अटैच हो जाता है, मतलब दीवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही जो कारण है, यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्रॉपर्टी है वो शो कर रहे थे कौन, मैटर। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि आखिर ये क्यों शो कर रहे हैं, क्या इनके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल चार्ज आयन प्रेजेंट है क्या? कौन सा आयन, चार्ज आयन, क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? तो इसी को ढूंढने के लिए और साइंटिस्ट आगे आए। क्या, क्योंकि वो जो मैटर है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अटैक। इसी तरीके से कंगे वाला ले लो, कंगा सूखे कंगे से, मतलब सूखे बाल से कंगे को काटो, उसके बाद में छोटे छोटे कागज़ के जो पीसेज है उनको कंगा क्या करता है, अटैक करता है। उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, मतलब थोड़ी देर के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, कैचिंग पावर जनरेट हो जाती है। ये उन्होंने देखा। तो इसी को सबसे पहले समझाने वाले साइंटिस्ट आए 1900 में। 1900 में कौन आए, जे थॉमसन। कौन आए, सर जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। और वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। उसको नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे ही दिया था, कोई उनका वो नहीं था। ठीक है, अभी उनकी जो एटॉमिक मॉडल है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो उनके बाद में
1900 में जे थॉमसन आए, लेकिन उनसे पहले एक और साइंटिस्ट आए थे 1886 में, 1886 या हाँ कुछ ऐसे ही 1886, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, एक मिनट देख लेता हूँ। 1886 में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने, वो कौन थे, वो थे सर यूंगल गोल्डस्टीन। यूंगल गोल्डस्टीन सर ने कहा कि मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर जो एटम है उनको रखा, और डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है उसके अंदर जो ट्यूब है वो उसके अंदर एक गैस थी या फिर एक प्रोटॉन था जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको रखा उस गैस के अंदर, वो जो एटम है, एटम के पार्टिकल जो चमकने लगे, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने लगे। तो उन्होंने कहा सर यूंगल गोल्डस्टीन ने कि एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक ट्यूब, उसके अंदर उन्होंने प्रोटॉन को खोजा। अब उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स क्या होता है, भारी होता है, मास में क्या होता है 2000 टाइम क्या होता है, हैवियर होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और ये दोनों चीज़ दे दी, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, प्रोटॉन का पता चल गया, तो अपने साइंटिस्टों ने किसको डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर दिया, प्रोटॉन को पी से। अभी किसकी डिस्कवरी हुई है, एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की डिस्कवरी यूंगल गोल्डस्टीन ने की। अब इसके बाद में जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चलो मान लिया एटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। अपन अपने घर में रहते हैं तो अपन को पता है कि यहाँ पर अपना बेडरूम है, यहाँ पर क्या है, लेकिन अपन को एटम के अंदर इनकी तो पोजीशन पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दर्शाने के लिए और भी वो मॉडल्स आए, उनको अपन पढ़ेंगे। तो अपना दूसरा टॉपिक क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना नया टॉपिक आ चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन देखेंगे, सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे जे थॉमसन, 19th सेंचुरी में आए थे जे थॉमसन। 19th सेंचुरी में भगदड़ चालू हो गई थी कि हम बताएंगे, तो उसी में सबसे पहले जो थे वो थे जे थॉमसन। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ वैसे ही कहा कि जो क्रिसमस की पुडिंग, एक तरीके से पुडिंग, ठीक है, जिसके ऊपर चेरी लगी होती है ना, ड्राई फ्रूट्स, वो वाली पुडिंग, या फिर तुम वाटरमेलन ले लो, ये दोनों चीज़ जो हैं वो किसको बताती है, एक एटम को। उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ किससे अपन कह सकते हैं कि ये एटम है, ठीक है, इनको एटम मान लो। और फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर, उन्होंने कहा कि वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक बीज है, उसके सीड्स है ना, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। उन्होंने उन सीड्स को क्या कह दिया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और उन्होंने कहा जो रेड फ्लैशी एरिया है उस वाटरमेलन के अंदर, वो क्या है, चार्ज स्पेयर, क्या है, चार्ज स्पेयर, वो है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, वो है प्रोटॉन, उनको उसने नाम दे दिया प्रोटॉन, और उस ब्लैक सीड्स को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से क्रिसमस पुडिंग में क्या कहा, जो पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, और जो उसके ऊपर जो चेरी पड़ी है, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उन्होंने ये कहा। लेकिन इनकी जो डिस्कवरी थी वो क्या है, मायने नहीं रखी, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल भी साझेदारी नहीं दे रही थी, क्योंकि ये तो वैसे ही था ना, वैसे ही बता दिया इलेक्ट्रॉन मान लो कुछ ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद में आए अपने जे थॉमसन के बाद में आए अपने रदरफोर्ड। कौन, उनके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक गोल्ड थिन के ले रहा हूँ, प्लेट ले रहा हूँ, गोल्ड थिन के ले रहा हूँ, शीट ले रहा हूँ, किसकी, गोल्ड की। वो कितनी थिक है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड जो है उसको अपन जितना भी थिन करें वो क्या हो जाती है, थिन होती चली जाती है। उसको कहते हैं अपन मेलाबिलिटी कहते हैं ना, हाँ, ये डक्टिलिटी कहते हैं। बताना मुझको कमेंट में क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ के आए हो आप। तो वो सिंपल प्लान हो जाती है। तो उसको उन्होंने गोल्ड फॉइल ले लिया, उसके आसपास अपन ने जिंक सल्फेट का क्या कर दी, कवरिंग, एक गोला बना दिया। आप देख सकते हो कि जिंक सल्फेट का क्या कर दिया, गोला बना दिया, बीच में क्या रख दी, गोल्ड फॉइल। और अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बहुत हैवियर है, वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स क्या है, हैवियर। मतलब आप मान लो कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम हैवियर है, उससे अल्फा पार्टिकल हैवियर है, उससे ज़्यादा हैवी है अल्फा पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हो कितने हैवी होंगे।
तो उनको अल्फा पार्टिकल्स को ले लिया और अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज थी उनको किस पे फेंका, गोल्ड की थिन मेम्ब्रेन पर फेंका। तो उन्होंने सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि ये जो मेम्ब्रेन है इससे पास होकर नहीं, इससे वापस आकर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो सोचना था वो गलत हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो एटम था, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास आउट हो गए, किससे, थिन मेम्ब्रेन, उस गोल्ड की फॉइल से क्या हो गए, पास आउट हो गए, निकल गए। जो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड की मेम्ब्रेन से क्या हो गए, निकल गए। और उनमें से कुछ जो थे वो सम डिस्टेंस पर क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। सम एंगल पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। जैसे मानो कि यूं जा रहा है तो टेढ़ा हो गया वो, ठीक है, फिर यूं गया तो यूं हो गया। अब ये पता कैसे चला कि एंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर ये पास आउट हो गया? तो उन्होंने जो जिंक सल्फेट की जो गोला बनाया था, तो उसमें क्या था, जिंक सल्फेट था बाहर, है ना, अंदर की तरफ। तो जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल उससे टकराते, वो एक लाइट ब्लिंक करते और एक आवाज़ करते, टिंग, ठीक है, और ब्लिंक लाइट, चमकीली सी लाइट, छोटी सी। तो वो अल्फा पार्टिकल ऐसे करते, तो उनको पता चल गया कि ये इधर गया है, ये इधर गया है, और वो सामने जाते वो पास आउट हो गए, जो टेढ़े मेढ़े जाते वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट हो गए सम एंगल पर। लेकिन 12,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस आ गया। 180 डिग्री पर कैसे होगा? जहां से वो गया, जिस बीम से वो गया उसी बीम पर वापस आ गया, 180 डिग्री पर वापस आ गया। कैसे आया? उन्होंने सोचा कि अगर ये वापस आया है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, प्रोटॉन से हैवियर है, तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है जो इसको रिपेल कर रहा है। और आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो है पॉजिटिव सा जो इसको रिपेल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस। तो अपन सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। समझ में नहीं आया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम था प्रोटॉन। समझ गए? तो उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो उसको क्या कर रहा है, रिपेल करके उसने 180 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल को भेजा है। किसमें से? 12,000 अल्फा पार्टिकल में से। ये तो अपन को ऑब्जर्व हुआ। कंक्लूजन क्या निकला? रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन निकाला, अपना वो जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उनको लिख के निकाला कि ऑलमोस्ट सरफेस या इंटर सरफेस ऑफ एटम इज हॉलो। अधिकतर जो एटम की जो अंदर का जो मटेरियल क्या है, हॉलो है, खाली है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज क्या है, वो सॉरी उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज एक चीज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। वो क्या दे दिया उन्होंने, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। उस पॉजिटिव चार्ज को क्या दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो उन्होंने यही कहा कि जो एटम है वो अधिकतर हॉलो है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, न्यूक्लियस, जिससे अगर अपन टकराए तो सम एंगल पर डिस्टेंस हो गए। लेकिन जैसे ही वो बीचों बीच उससे टकराया तो 180 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, ठीक है, वो बीच में टकरा कर आया, और जो थे वो साइड में टकरा कर सम डिस्टेंस पर चले गए, ठीक है, सम एंगल पर डाइवर्ज। देखो उन्होंने कहा जो एटम है उसके अंदर, अपना डिसीजन देने पर उन्होंने कहा जो एटम है उसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक चीज है पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या है, न्यूक्लियस, वो क्या है, न्यूक्लियस। और जो एटम का पूरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। एटम का जो पूरा मास है वो कहाँ पर है, सेंटर में। वो कौन है, न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या है, एटम का पूरा मास प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इनके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की किस एक्सेलरेशन पर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट होती है या फिर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उनके इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा। सिर्फ किसके बारे में कहा, न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में। तो फिर अपन ये मान सकते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसका अगर स्पीड बढ़ा, मान लो गोल चक्कर में एक्सीलरेट कर रहा है, उसका स्पीड बढ़ गया तो गोल चक्कर में एक्सीलरेट होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा और गोल चक्कर बनाएगा, फिर एकदम से बाहर आ जाएगा एटम से। हो सकता है ना ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? या फिर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है और उसकी एनर्जी क्या है, कम हो रही है, और एनर्जी कम होने के कारण को क्या गिर जाए, बीच में फेल डाउन हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ना कहना इनका सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था।
और जो न्यूक्लियस की खोज करी वो किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब रदरफोर्ड के बाद में, अब रदरफोर्ड ने अपनी डिस्कवरी दे दी, उनके बारे में इलेक्ट्रॉन के बारे, प्रोटॉन के बारे में अपना बता दिया। अब उनके बाद में आए नील बोर। अब नील बोर क्यों आए? देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, एटम की डिस्कवरी हो गई। अब नील बोर को आने की क्या ज़रूरत थी? नील बोर को आने की ये ज़रूरत थी कि जो एटम की थ्योरी, ये जो प्रोटॉन की थ्योरी किसने दी थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब नहीं किया, वो क्या करना था? नील बोर को डिस्क्राइब करना था। ठीक है, जो उनके ड्रॉबैक्स थे वो किसने डिस्क्राइब करे? नील बोर ने। नील बोर ने क्या किया? नील बोर ने कहा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। एक सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। और उस ऑर्बिट को नाम दे दिया एनर्जी लेवल। जिस ऑर्बिट पर वो चक्कर लगाते हैं उस ऑर्बिट को क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल। किसने दिया? नील बोर ने। और उन्होंने कहा ना तो इस एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएट मतलब घटती है, और ना ही इंक्रीज होती है जिससे वो भग जाएं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती। वो जिस एक्सेलरेशन पर है उसी पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे सूरज के आसपास अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्या पृथ्वी की एनर्जी हाई होने पर वो भग जाती है? नहीं, वो अभी तक क्या कर रही है? सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। तो यही नील बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सोलर प्लैनेट से आप कंपेयर कर सकते हो, तो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एक्सेलरेशन पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। वो खुद की पोजीशन पर भी घूमता है और पूरे एटम के पूरे न्यूक्लियस के अराउंड भी चक्कर लगाता है। उस चक्कर लगाने के जो ऑर्बिट है उसको क्या कहा उन्होंने? एनर्जी लेवल। ऑर्बिट याद कर लेना, ऑर्बिट वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और उसी को एनर्जी लेवल का किसने नाम दिया? नील बोर ने नाम दिया। ठीक है, ये पता चला। और नील बोर ने क्या कहा? नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट को अपन नाम दे सकते हैं। एक ही ऑर्बिट नहीं होता, ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं। एटम के अंदर ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं। वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर कि एटम कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, तो ऑर्बिटों को नाम दे दिया उन्होंने KLMN। ठीक है, और उनको नंबर क्या दिया? 1 2 3 4। मतलब उनको नाम भी दिया ऑर्बिट को KLMN, और नंबर भी दिया 1 2 3 4। किसने दिया? नील बोर ने। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो पूरी डिस्कवरी थी वो खत्म हुई अपनी। ठीक है, किसने एंड करा इलेक्ट्रॉन को? नील बोर ने। ठीक है, नील बोर ने किसी की खोज नहीं करी थी, सिर्फ एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन की। तो दिमाग में मत लेके आना कि नील बोर ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। तो चलो एक बार रिकॉल करवाता हूँ, एक चीज़ और है उसके बाद में रिकॉल करवाता हूँ। अब आता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन। अब भाई देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइंटिस्ट खड़ा हो और दूसरा ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्लास में एक मॉनिटर को खड़ा करोगे तो आपकी मैम पूछते हैं इसके बारे में कोई अपनी अच्छाई सच्चाई बताओ, तो कोई ना कोई तो खड़ा होकर बोलेगा कि मैडम ये ना बिना फालतू में नाम लिख लेता है तो उधम करा होगा, तो बोलता है ना कोई। तो ऐसे ही साइंटिस्ट जैसे ही खड़ा हुआ नील बोर, ऐसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये क्या, ऐसे भी तो हो सकता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो है पॉजिटिव चार्ज, जिससे वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन हो जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है? अब भाई क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसकी जो बात अपन को माननी पड़ेगी, क्योंकि अपन भी तो पक्का नहीं है ना। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अपन ने एटम को जूम करके नहीं देखा, अपन क्या स्टेथोस्कोप में इसको जूम करके देखा, एटम को जूम करके देखा ही नहीं है किसी ने। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपन नहीं देख सकते, सिर्फ एक क्या है, दिमागी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिमागी। तो उसमें उन्होंने कह दिया न्यूट्रॉन भी होता है भाई साहब प्रोटॉन के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, मान लिया। और उन्होंने कहा, ये कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम बताना भूल गया, जे चैडविक। कौन थे? जे चैडविक। ठीक है, उन्होंने कहा था न्यूट्रॉन के बारे में। तो अपन कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जे चैडविक ने की थी। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन उसका मास प्रोटॉन से बड़ा होता है। क्या कहा? न्यूट्रॉन का मास बड़ा होता है थोड़ा सा, या फिर उसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, वो बड़ा होता है, नहीं तो उसके प्रोटॉन के सिमिलर होता है क्या, न्यूट्रॉन का मास। और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो इनके ड्रॉबैक्स भी नहीं थे, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरी जो साइंस है वो किसके ऊपर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, ये वाली। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना खत्म होता है। और अपन समझ सकते हैं, देखो अपन समझ सकते हैं कि एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद में एक सेंटर ऑफ है,
सेंटर ऑफ मास है इस एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, क्लियर होता है कि एटम वो सॉरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी यूंगल गोल्डस्टीन ने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे चैडविक ने, ठीक है। इनको अपने दिमाग में